हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। क्या हालचाल है आपके? आशा करता हूँ हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज डॉक्टर सिद्धार्थ, योर बायोलॉजी मेंटर। वेलकम यू ऑल एट डॉक्टर सिड्स बायोला। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? पूरा हमने देख लिया कि प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है। मेंडल बार बार कह रहे थे कि कोई चीज कुछ तो भी है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रही है, उसे बोल दिया था फैक्टर। ठीक है। बाद में हमें पता चल गया था कि वो जीन किस पे प्रेजेंट होता था? क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम किसका कंडेंस है? तो डीएनए का फॉर्म। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि अगर एकदम केमिकल लेवल पे जाके देखें तो ऐसा क्या है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। तो वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एक बार इस चैप्टर से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। कैन यू इमेजिन? जस्ट एक चैप्टर से 12 क्वेश्चन, है ना। 48 नंबर का पेपर आया हुआ है। हर साल आपको दिख जाएगा 5 to 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से आना तय है। ठीक है। तो इसके मैं 3 से 4 लेक्चर रिलीज करने वाला हूँ, छोटे छोटे। ज्यादा बड़े लेक्चर रिलीज नहीं करूंगा। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि बेमतलब का 2 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे का लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है। शॉर्ट लेक्चर देखना है। और अगर आपको मेरी पेस अगर स्लो लगेगी तो आप 1.5 पे देख लेना। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी 1.5x पे बोलता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं स्लो हूं तो आप 1.5x पे देख सकते हैं। अपना टाइम सेव करिएगा। ठीक है। तो हम आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कौन से हैं भाई साहब? हमें बताओ। जेनेटिक मटेरियल हमें पता है कौन से आरएनए और डीएनए। ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो दोनों के नाम में क्या फर्क दिख रहा है आपको? सिर्फ डी ऑक्सी का नाम दिख रहा है ना। इसका मतलब कि राइबो न्यूक्लिक एसिड में से अगर मैं ऑक्सीजन को बाहर निकाल दूं तो क्या वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या चीज है। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट 2026 में यहीं से पहला सवाल बनेगा आपका। 100% बनने जा रहा है। मैं एक अभी रिलीज करने वाला हूं, आज से 10 दिन बाद मैं एक रिलीज करूंगा 150 क्वेश्चंस। ठीक है। उन 150 क्वेश्चन में से 100% 70 to 75 क्वेश्चन एज इट इज आने वाले हैं। मैं प्रेडिक्शन रिलीज करने वाला हूं। ठीक है। तो यहां फोकस करते हैं। पहले चलिए देखो क्या क्या है। तो किस किस चीज से बना होता है भाई साहब? पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को मैंने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोसाइड। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दूं तो उसे मैं क्या बोलता हूं? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो आपको समझ में आया कि व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। अगर पेंटोस शुगर पड़ा हुआ है, मतलब पेंटोस शुगर दो प्रकार के हो सकते हैं। डीऑक्सी राइबो हो गया या राइबो होगा, आगे देखते हैं हम। ठीक है। तो पेंटोस शुगर में नाइट्रोजन बेस आके जुड़ गया तो उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड में आके फॉस्फेट जुड़ गया तो उसको हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। ध्यान रहेगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे। वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? न्यूक्लियोसाइड पूछना चाहता है कि न्यूक्लियोटाइड? बहुत ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। अपना दिमाग का प्रेजेंस होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो पेंटोस शुगर मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, राइबो शुगर और डीऑक्सी राइबो शुगर। अब हम देखते हैं कि कैसा दिखता है भाई साहब। ये देखो राइबो शुगर कैसा दिखता है। पेंटागन शेप में होगा। ठीक है। सेंटर में क्या है? ओ। और यहाँ पे क्या है? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। ठीक है। 5 कार्बन से बना हुआ है इसलिए हमने इसको बोल दिया पेंटोस शुगर। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से? देखो इतना छोटा सा डिटेल दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि इन पेंटोस शुगर हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन साइक्लिक फॉर्म। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? बताओ जल्दी। 4, ना कि 5। 5 नहीं है। देखो एक जो कार्बन है वो बाहर है, साइक्लिक नेचर में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? तो साइक्लिक नेचर में कितने कार्बन प्रेजेंट है? 4। ये ध्यान रखेंगे? नहीं रखेंगे? भूलोगे तो नहीं। आगे बढ़ू मैं। चलो अब देखो, पहला नंबर कार्बन पे आके जुड़ता है नाइट्रोजन बेस। जो नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो आपको अभी क्या ध्यान रखना है? देखो ये हो गया हमारा राइबो शुगर। ठीक है। राइबो शुगर पे आप ध्यान से देखोगे, पहले नंबर पे OH है, दूसरे नंबर पे OH है, तीसरे नंबर पे OH है। ठीक है। और CH2OH यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है। पहले कार्बन पर आ रखा क्या लगता है? नाइट्रोजन बेस। पहले कार्बन पे क्या लगता है? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर के पहले कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोला मैंने? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां प्रेजेंट होता है? तो नाइट्रोजन बेस जब पहले कार्बन के साथ जुड़ता है। इतना ध्यान रहेगा। आगे बढ़ू। अब देखो 5वें नंबर का कार्बन जो कि बाहर है, साइक्लिक के बाहर प्रेजेंट है, वहां आके जुड़ता है फॉस्फेट बॉन्ड। उस वहां आके क्या जुड़ता है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ता है? तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से। किससे जुड़ता है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से। ठीक है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनो। एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ने की कोशिश करेगा तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। क्या होगा? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। और इसका 5 इसके 3 के साथ जुड़ता है। ठीक है। मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड का 5 नंबर का कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर के कार्बन के साथ जुड़ता है। इतना ध्यान रहेगा क्या अपने को? ठीक है। चमक गया। क्या बोला मैंने? राइबो शुगर है, 4 साइकिल में प्रेजेंट है।
ठीक है, एक बाहर प्रेजेंट है, पहले कार्बन पे आके कौन जुड़ा, नाइट्रोजन बेस, लिंकेज का नाम क्या दे दिया मैंने, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, फॉस्फेट जुड़ा उसका नाम क्या दे दिया, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, और दो के बीच में तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ना भाई साहब, दिमाग लगाना कि वो क्या बोल रहा है, कि फॉस्फेट जाके 5वें नंबर से जुड़ रहा है, क्या दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की बात हो रही है। ठीक है, चमक गया, आगे बढ़े चलो। अब अरे हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया, ये डीऑक्सीराइबो कैसे बनता है, तो ये जो OH ग्रुप है ना, इसको हम हटा देते हैं, ये OH ग्रुप अगर हट गया तो ये जो आपको पेंटो शुगर दिख रहा है वो डीऑक्सीराइबो पेंटो शुगर हो गया। ठीक है, डीऑक्सीराइबो पेंटो शुगर हो गया। तो यहाँ जो OH है ना वो रिएक्टिव है। ठीक है, तो जितना OH कम है उतना कम रिएक्टिव, तो डीएनए और आरएनए में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, बताओ, आरएनए, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला नाइट्रोजन बेस होते हैं दो प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडिन। क्या बोला मैंने, नाइट्रोजन होते हैं दो प्रकार के, कौन से, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन होते हैं दो, एडेनिन एंड ग्वानिन। क्या बोला, एडेनिन एंड ग्वानिन दो होते हैं प्यूरिन। ठीक है, पिरिमिडिन होते हैं तीन प्रकार के, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। ठीक है, आपको यूरासिल देखने के लिए मिलता है आरएनए में, और थाइमिन देखने के लिए मिलता है डीएनए में। अब मेरे को बताओ, पहले डीएनए आया होगा कि आरएनए, हमने बताया ना कि पहले राइबो शुगर था, फिर उससे ऑक्सीजन निकला, तो वो क्या हो, OH ग्रुप निकला, तो वो क्या हो गया, डीऑक्सी राइबो हो गया। राइट, तो पहले आरएनए प्रेजेंट होगा ना, तो आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, यूरासिल, तो यूरासिल से ही बना होगा थाइमिन। राइट, जैसे राइबो शुगर से डीऑक्सी राइबो शुगर बना है, वैसे ही यूरासिल से बना होगा थाइमिन, तो थाइमिन का दूसरा नाम क्या है, 5 मिथाइल यूरासिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा ऐसा पूछ देगा कि इनमें से क्या प्रेजेंट नहीं है, या इनमें से क्या प्रेजेंट है इन डीएनए, वहां रहेगा 5 मिथाइल यूरासिल। आप आंसर मार्क करके आ जाओगे, क्योंकि यूरासिल कहां प्रेजेंट होता है आपके हिसाब से, आरएनए में, लेकिन 5 मिथाइल यूरासिल किसका दूसरा नाम है, तो थाइमिन का। ये ध्यान रहेगा क्या अपने को। ठीक है, प्यूरिन, पिरिमिडिन, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। ठीक है, एडेनिन ग्वानिन दोनों में होते हैं, मतलब कि ये प्रेजेंट होगा डीएनए में भी एंड आरएनए, बोथ में ये देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, साइटोसिन भी दोनों में देखने के लिए मिलने वाला है। तो क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि कौन सा ऐसा पिरिमिडिन है जो डीएनए में दिखने मिलता है, तो क्या बोलोगे आप, 5 मिथाइल यूरासिल या फिर थाइमिन। ध्यान रहेगा अपने को, आगे बढ़ू चलो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडेनिन जितना होगा ना उतना ही थाइमिन होता है। क्या बोला मैंने, मैं बोल रहा हूं कि एडेनिन जितना है उतना ही थाइमिन है, जितना ग्वानोसिन है उतना ही साइटोसिन है, ये दोनों पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एडेनिन बाय थाइमिन तो क्या आएगा, 1। ठीक है, और मैं ग्वानोसिन बाय साइटोसिन करूं तो क्या आंसर आएगा, 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऐड करने के बाद ऐसा दिखेगा ना, उसका आंसर भी क्या होगा, 1। और ये जो रूल है इसको बोलते हैं हम चारगाफ रूल, इसको क्या बोलते हैं, चारगाफ रूल, इसको हम क्या बोलते हैं, चारगाफ रूल, बेस पेयर रूल, चारगाफ रूल एंड बेस पेयर रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो बॉन्ड बनता है, और ग्वानोसिन और साइटोसिन के बीच में तीन बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन कैसा बनेगा कि एक डीएनए है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, दो डीएनए प्रेजेंट है, एक डीएनए में ग्वानोसिन साइटोसिन 10 प्रेजेंट है, ठीक है, और एक में ग्वानोसिन साइटोसिन 3 प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसको तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्या बोला मैंने, किसको तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। यहां पर 10 है तो मतलब कितने बॉन्ड होंगे, 30। यहां पर 3 है तो कितने बॉन्ड होंगे, 9, है ना, तो 30 को तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो मतलब ऐसा डीएनए जहां पर 10 ग्वानोसिन साइटोसिन प्रेजेंट है उसको टाइम ज्यादा लगेगा टूटने के लिए। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या अपने को, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर, मस्त डांस करता हुआ डीएनए का स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब आपस में ट्विस्टेड होता है। अगर मैं इसको सीधा करूं तो ये इस तरीके का दिखेगा ना, मतलब कि जैसे आपकी सीढ़ी होती है, वो बांस वाली सीढ़ी घर में होती थी पहले पुराने जमाने में, बांस वाली सीढ़ी अगर आपने देखी हो, तो बीच में जो लाइन है ना वो बनी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से, बराबर है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई, ये एडेनिन और थाइमिन के बीच वाला, या ग्वानोसिन और साइटोसिन के बीच वाला जो बॉन्ड है, उससे क्या बना, लेडर। तो क्वेश्चन आ जाता है कि लेडर फॉर्म्ड बाय, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन ग्वानिन या फिर सॉरी एडेनिन थाइमिन या फिर ग्वानोसिन एंड साइटोसिन। ठीक है, और बैकबोन कौन बनाता है, तो न्यूक्लियोसाइड, बराबर है कि नहीं, यहाँ न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होंगे, बीच में बॉन्ड बनता चलाएगा, तो कौन बनाता है बैकबोन, न्यूक्लियोटाइड। कौन बनाता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। समझ में आएगा अपने को। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक सवाल इस साल बनेगा, नीट 2026 में यहां से एक सवाल बनेगा, और देखो कैसे खेलता है एग्जामिनर, कैसे पूछता है। और लेंथ ऑफ अ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट, और उनके बीच में तो जितना डिस्टेंस प्रेजेंट होगा, मतलब कि एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में जितना डिस्टेंस होगा इंटू नंबर ऑफ बेस पेयर, उससे क्या मिल जाएगी आपको, लेंथ ऑफ अ डीएनए। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और बैक्टीरियोफेज 5174 में कितने न्यूक्लियोटाइड है, 25386, और ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन पता है क्या कैसा पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, अ बैक्टीरियोफेज 5174 हैज
5386 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 4850 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, 4.6 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड, और फिर उसने क्या बोला 3.3 इंटू 6 to the power 9। अपने को सब पता है, अपन ने सब देख रखा है, लेकिन उसने क्या पूछ दिया, बेस पेयर। नन ऑफ दिस आंसर होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। आगे बढ़ू मैं, चलो आगे क्या लिखा हुआ है, तो लैम्बडा में कितना प्रेजेंट है, तो 48502, कितना है 48502, ठीक है। इस्चरेशिया कोलाई में कितना प्रेजेंट है, तो 4.6 इंटू 10 to the power 6, ध्यान रहेगा अपने को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी फिर खेल खेलता है। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए दिया हुआ है 3.3 इंटू 10 to the power 9, क्या बोला, हैप्लॉइड कंटेंट दिया हुआ। क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा आपको, क्वेश्चन पूछेगा अ किडनी सेल हैव हाउ मेनी कंटेंट ऑफ डीएनए, जल्दी बताओ। वो हैप्लॉइड की डिप्लॉइड है, वहां पर किडनी का सेल हैप्लॉइड की डिप्लॉइड है भाई साहब, ऑब्वियसली अपने को पता है डिप्लॉइड है, तो इसको अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 6.6 इंटू 10 to the power 9। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना भाई, कि हैप्लॉइड पूछ रहा है, डिप्लॉइड पूछ रहा है, ऐसी सिली मिस्टेक मत करके आना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम आगे की डीएनए के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज डीएनए। डीएनए जो है ना, वो एसिडिक नेचर होता है, हमें ध्यान रखना है कैसा होता है, एसिडिक, ठीक है। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब क्यों नाम पड़ा होगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी ऑक्सी राइबो शुगर होता है, इसलिए डी ऑक्सी राइबो, ठीक है, इतना ध्यान हो गया। अब आए न्यूक्लिक, न्यूक्लिक क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर मिला, एसिडिक नेचर का होता है इसलिए एसिड, ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, जल्दी बताओ, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चमक गया अपने को, कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। पहली बार किसने देखा था, मिशर नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, और उसने इसका नाम कर दिया न्यूक्लियन। क्या बोला इसने, न्यूक्लियस के अंदर मुझे दिखा, इसलिए मैंने इसका नामकरण क्या कर दिया, न्यूक्लियन, ठीक है। चमक गया अपने को, आगे बढ़े चलो। जेम वॉटसन एंड क्रिक, इन दोनों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल किया और देखा कि डीएनए दिखता कैसे है, ठीक है। और विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, जो हम ये डांस वाला डीएनए बनाते हैं ना, इस डांस वाले डीएनए को स्ट्रक्चर किसने दिया, तो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार आपको पीवाईक्यू में देखेगा, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने क्या बताया, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, और एक्सरे डिफ्रैक्शन करके कि भाई साहब दिखता कैसे है। डबल मॉडल ऑफ हेलिक्स उनको नहीं दिखा, दिखता कैसे है वो किसने बताया, वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। ध्यान रहेगा, आगे बढ़ू चलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पीछे भी डिस्कस कर लिया कि चारगाफ रूल क्या है। तो ए टी के बराबर होगा, जी सी के बराबर होगा, इसके बीच में 2 बॉन्ड, इसके बीच में 3 बॉन्ड, ये दोनों को बराबर करूंगा तो 1, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 1, इन दोनों को करूंगा तो भी 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन करने के लिए कैसा लिखता है पता है, देखो ये लिखता है, क्या ये 1 के बराबर होगा, नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा भाई। देखो एग्जांपल दे दूं, अगर मान लो मैं बोलता हूं कि टोटल 100 बेस पेयर प्रेजेंट है, टोटल 100 बेस पेयर प्रेजेंट है, मैंने बोला एडेनिन है 20, तो थाइमिन कितना होगा, ऑब्वियसली 20, है ना। ग्वानोसिन साइटोसिन कितने होंगे, 30 30, राइट। तो अगर मैं ग्वानोसिन और साइटोसिन, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 40/60 आएगा। क्या ये 1 हो सकता है, क्या नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं A/T करूं, मतलब कि 20/20 करूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 30/30 करूंगा, मतलब G/C करूंगा तो 1 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये 50, ये 50, तो 50/50 भी 1 आ जाएगा, राइट। पर ये ट्रू नहीं होगा, और नहीं होगा, क्वेश्चन पढ़ना, वो बोलेगा कि इसमें से क्या ट्रू नहीं है, तो ध्यान से पढ़ के जाना बाबू कि ये नहीं है, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू 1 लिखा होगा वहां पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यही चीज हमने पीछे देखी, क्या देखा भाई साहब, ये देखो, मैंने आपको क्या बताया, ये रहा आपका राइबो शुगर, ये डीऑक्सी राइबो शुगर, ठीक है। कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है नाइट्रोजन बेस, एडेनिन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर फॉस्फेट बॉन्ड है, 5वें नंबर के कार्बन पे है, पीछे कुछ भी अटैच नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, 5 प्राइम, मतलब नंगा पड़ा हुआ है, तो इसको हमने लिया 5 प्राइम, ठीक है। वैसे ही यहां पर आओगे तो 3 नंबर का हाइड्रोक्सिल खाली होगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया, 3 प्राइम। इतना चमक गया क्या अपने को। अब मुझे बॉन्ड, मुझे यहाँ के लिंकेजेस का नाम बताते चलना, ये वाले लिंकेज का नाम क्या होगा, जल्दी बता। इसको करिया कर लूं, करिया पेन, आजा आजा। देखो ये कौन सा लिंकेज होगा, इस लिंकेज का नाम क्या होगा, जल्दी बताओ, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बराबर है। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, जल्दी बताओ, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, क्या होगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, इसका एक है तो फॉस्फो, इसका नाम क्या होगा इन दोनों का, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आ जाएगा, और जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी लिख देगा, और आपको पूछेगा बताओ एबीसी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस से यही चीज आ गई। यहाँ पे क्या चेंज हो गया भाई साहब, ये बीच में
हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, एज इट इज है। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मतलब कि 5 प्राइम के अपोजिट में 3 प्राइम प्रेजेंट है, और यहाँ पर 3 प्राइम के अपोजिट में 5 प्राइम प्रेजेंट है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? करिया यूज करो, देखो ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब आप देखोगे ध्यान से तो एंटी पैरेलल है। क्या है ये? 5 प्राइम के अपोजिट में क्या है? 3 प्राइम। देखो ध्यान से देखो, एंटी पैरेलल है, ठीक है। और 3 प्राइम के अपोजिट में क्या है? 5 प्राइम, ठीक है। तो डीएनए के दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल होते हैं। क्या क्या याद रखना है हमको डीएनए के बारे में? डीएनए एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, बराबर है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और डीएनए के दोनों स्टैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। जहां पे फॉस्फेट नंगा बैठा हुआ है उसको हमने बोल दिया 5 प्राइम, जहां पे हाइड्रोक्सिल नंगा बैठा हुआ है उसको हमने बोल दिया 3 प्राइम। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा कि ये टर्म में खो जाओगे कि सर अभी तो आपने बताया पर हमें कुछ याद नहीं रहा? ऐसा तो नहीं करोगे ना बेटा? आगे बढ़ू मैं, चलो। ईच स्ट्रैंड फ्रॉम डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट, मतलब कि हर एक स्टैंड अपने आप को टेम्पलेट की तरह करेगा फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड ऑफ डीएनए। न्यू स्टैंड ऑफ डीएनए बन जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए और डॉटर डीएनए, मैंने क्या बोला? एक स्टैंड, दो स्टैंड आपस में अलग होंगे। पहला स्टैंड अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, नीचे वाला स्टैंड अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, ठीक है। इसे बोल दिया हमने रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन कैसे होता है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए और टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। मैंने बताया ना, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा होगा तो एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रहा होगा, ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे। बेस पेयर के बीच में क्या होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानोसिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन हेलिक्स, ठीक है। ग्वानोसिन, साइटोसिन और ये अगर लंबे चौड़े होते तो क्या होता? कहीं पर डीएनए फूला हुआ होता, कहीं डीएनए सिकुड़ा हुआ होता, ठीक है। तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। दोनों हेलिक्स के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन रखने का काम किसका है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का। ध्यान रहेगा अपने को। आगे बढ़ते हैं, चलो। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे टर्म पूछ दिया जाता है बच्चा, और अपने को टर्म्स पता ही नहीं होते, अपन वहां पे ऐसे हो जाते हैं। नहीं, पता होना चाहिए। एक्सियल राइज, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं? दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हमने क्या बोल दिया? एक्सियल राइज, ठीक है। एक बेस पेयर, दो बेस पेयर, मतलब कि एक न्यूक्लियोसाइड, दो न्यूक्लियोसाइड के बीच का डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया? तो एक्सियल राइज। और वो एक्सियल राइज कितना होता है? तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्या बोला मैंने? 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम एक यूनिट है, ठीक है। हमारे डीएनए में एक चक्कर में, एक चक्कर जब डीएनए लगाता है ना, दिस, ये एक चक्कर है ना, यहां से लेके तो यहां तक। अब यहां से दूसरा चक्कर मारेगा, मतलब ये वाला पार्ट, ये दिस वन, इतना पार्ट। यहां पर कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो एक एक्सियल राइज कितना था? तो 3.4 एंगस्ट्रॉम थी, राइट। इंटू 10 कर दो, तो एक चक्कर की लेंथ कितनी होगी? जल्दी बताओ, 34 एंगस्ट्रॉम होगी कि नहीं होगी? ठीक है। और उसको अगर मैं न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करूं तो 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया? तो 34 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। इतना ध्यान रहेगा कि अपने को क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आपको सीधा सीधा मैथ्स जैसा सवाल आ जाए, आ जाता है भाई कभी, यहाँ पे मैथ्स जैसा सवाल आ जाता है। यहाँ क्या आएगा कि एक डीएनए है, उसके 10 फेरे हैं, मतलब कि 10 हेलिक्स है, तो मेरे को बताओ वहां पर कितने बेस पेयर होंगे, या उसकी लेंथ कितनी होगी? 10 बेस पेयर वाला है तो कितनी लेंथ होगी? बता दो आप जल्दी से, मुझे बता दो। इसको इंटू 10 कर देंगे तो 340 एंगस्ट्रॉम की उसकी लेंथ हो जाएगी, है कि नहीं? ठीक है, ध्यान रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां है कि क्या है भाई साहब, फ्रांसिस क्रिक ने दिया सेंट्रल डॉगमा। अब सेंट्रल डॉगमा क्या है? सेंट्रल डॉगमा ये है कि वो ये बोलता है कि एक डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है। क्या, कैसे? तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और डीएनए से डीएनए भी बनता है, ठीक है। चलो देखते हैं व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जो रेप्लीकेशन है, जो डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना, हमने क्या बोला? रेप्लीकेशन, ठीक है। और यहां पर क्या क्या जरूरी है? तो डीएनए पॉलीमरेज। क्या जरूरी है? डीएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम की जरूरत है हमको, ठीक है। अब हमें डीएनए से आरएनए बनाना है। हमें क्या करना है? डीएनए से आरएनए बनाना है। एमआरएनए बनाओ, टीआरएनए बनाओ या आरएनए बनाओ, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे बताओ जल्दी। तो यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ? यहां पर जरूरत पड़ेगी आरएनए पॉलीमरेज की, राइट। यहां पर क्या बनी जरूरत पड़ेगी? आरएनए पॉलीमरेज की। चमक गया अपने को। अब आरएनए से एमआरएनए से प्रोटीन बनाना, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। ये वाली प्रोसेस कहां चलती है? डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन होने वाला न्यूक्लियस के अंदर ही चलती है।
ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस भी कहाँ चलती है? न्यूक्लियस के अंदर ही चलती है। पर ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस कहाँ पर चलती है? इन साइटोप्लाज्म चलती है। ये कहाँ चलती है? तो साइटोप्लाज्म में। ये ध्यान रहेगा अपने को। अब अगर आरएनए से उल्टा, अगर आरएनए से डीएनए बने, मैंने क्या बोला? अगर आरएनए से डीएनए बने, अगर आरएनए से डीएनए बने, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उल्टा है, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा है ना भाई, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। राइट। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पहली बार टिमिन नाम के साइंटिस्ट में बताया था हमको, तो हमने इसको क्या बोल दिया? टिमिनिज्म। क्या बोल दिया? टिमिनिज्म। इसको क्या बोल दिया हमने? टिमिनिज्म। ध्यान रहेगा अपने को। और यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ? यहां पर भी डीएनए पॉलीमर, क्योंकि डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यहां पर भी डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी। तो क्या ये पहला नंबर वाला डीएनए पॉलीमरेज दूसरा नंबर वाला डीएनए पॉलीमरेज सेम है ना? देखो, ये डीएनए पे डीएनए बना रहा है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोला मैंने? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए बन रहा है, इसलिए हमने क्या बोल दिया उसको? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। आरएनए से डीएनए बनेगा तो इसको होगा तो नाम इसका डीएनए पॉलीमरेज ही, पर कौन सा वाला? जल्दी बताओ। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। अब इन सारे टर्म्स में आप कंफ्यूज तो नहीं होगे, थोड़ा हम जल ग्रहण कर लें, तब तक आप इसको रिवाइज करिए कि क्या है ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, टेमिज्म। ठीक है, चमक गया। आगे बढ़े, चलो। इन प्रोकैरियोट, जैसे कि इस्चेरिशिया कोलाई, नॉट हैव एनी डिफाइंड न्यूक्लियस, वहां पे न्यूक्लियस होता नहीं, अपने को पता है प्रोकैरियोट में नहीं होता है। तो जो डीएनए है वो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। डीएनए वैसे नेगेटिवली चार्ज है, मैंने आपको बता दिया। और वहां पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो उसको पकड़ के रखते हैं, उसी से क्या बनता है? न्यूक्लियो। उससे क्या बनता है? न्यूक्लियोइड। ठीक है। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप प्रोटीन। ठीक है, इतना समझ गया अपने को। आगे बढ़ते हैं, क्या डिस्कस करते हैं। देखो, हमारा डीएनए जो है ना वो 2.2 मीटर लंबा है। इतना लंबा डीएनए, आप खुद 2.2 मीटर नहीं होंगे, हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है ना? तो इतना लंबे डीएनए को हम रखे कैसे? तो उसे हम कंडेंस फॉर्म में रखते हैं। तो कंडेंस फॉर्म में रखने के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? तो बताओ। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन। क्या बोला मैंने? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब जम जाएगा, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जब जम जाएगा तो उसे हम बोलेंगे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन और ज्यादा कंडेंस्ड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। ठीक है, क्या चमक गया क्या अपने को? अब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर फेरे मारता है। अब व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन होते हैं नेगेटिवली चार्ज होंगे कि पॉजिटिवली चार्ज? देखो, उल्टा होना चाहिए। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है तो हिस्टोन प्रोटीन कैसे होंगे? पॉजिटिवली चार्ज होंगे। ठीक है। वो भाई साहब एसिडिक है, जो ये कैसा होगा? बेसिक होगा। बेसिक किसके वजह से होता है? तो एलिनिन आर्जिनिन की वजह से बेसिक नेचर होता है। ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं: H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है। ठीक है। और ये नीचे के चार H2A, H2B, H3, H4 मिलकर बनाते हैं ऑक्टामर। इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे, इसके भी 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 दो, इसके भी दो, इसके भी दो, इसके भी दो, मतलब 4 इंटू 2 8। ऑक्टामर बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना? अब सर आपने बताया कि H1 भी प्रेजेंट नहीं, H1 भी नाम का हिस्टोन होता है, पर वो तो यहाँ दिख नहीं रहा है। बताता हूँ ना, बताता हूँ, सबर करो। देखो, यहाँ पर क्या होता है, तो डीएनए अपने आप को कॉइल करता है। तो डीएनए कैसे कॉल करता है पता है? एक पहले पूरा फेरा मारता है और फिर 3/4 फेरा मार के बाहर निकलता है। मतलब कि 1+3/4 फेरा मारता है। कितना फेरा मारता है? 1+3/4 फेरा मारता है। ठीक है। और इसके ऊपर भी एक फेरा मारेगा, फिर उसके 3/4 फेरा मारेगा और बाहर भाग जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर अगर डीएनए ऐसे लपेटा रहे तो आपको कैसे दिखेगा बताओ? दूर से अगर आप देखोगे तो ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला गोला क्या है? हिस्टोन के ऑक्टामर्स है कि नहीं है? ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? तो डीएनए। इसके ऊपर डीएनए लगा हुआ। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मोतियों की माला है ना? कैसा दिख रहा है? मोतियों की माला दिख रही है, तो इसे क्या बोलते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है। अब ये H1 प्रोटीन का काम क्या है? देखो, H1 प्रोटीन यहां प्रेजेंट होता है, ये मतलब ये हेल्ड करने का काम करता है। जब उड़ क्यों गया भाई साहब? जब क्या होता है, जब वो फेरा मार के बाहर निकलता है तो ऐसा ना हो कि वहां से टूट जाए, तो उसे हेल्ड करने का काम कौन करता है? H1। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसा कौन सा हिस्टोन प्रोटीन जो ऑक्टामर में प्रेजेंट नहीं होता है? तो कौन नहीं प्रेजेंट होता है? जल्दी बताओ मुझे। H1 प्रोटीन। ठीक है। अब एक फेरा मारते टाइम, एक पूरा फेरा मारने के लिए 200 बेस पेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। 200 बेस पेयर एक ऑक्टामर के ऊपर रह सकता है। ठीक है। फेरा मारने के लिए 146 यूज होता है, 146
कॉइल्ड हो जाता है और बचा हुआ पार्ट ना ऐसे बाहर निकल रहा होता है। देखो ये जो पार्ट बाहर निकला हुआ है, ये थोड़ा सा पार्ट बाहर निकला हुआ है ना, तो ये पार्ट होते हैं 146 माइनस। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फेरा मारते समय तो कितना, तो 146, ठीक है। वही चीज लिखी हुई यहाँ अंग्रेजी में, उसको देख लेते हैं एक बार, एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रहा है। इन यूकैरियोट अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, राइट, बेसिक प्रोटीन जिसको हमने बोल दिया हिस्टोन, जो कि कौन से एलेनिन और आर्जिनिन के खेल में होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर में क्या होगा, हर दो प्रकार के H2A, H2B, H3 एंड H4, H1 नहीं होता, दे आर नेगेटिवली चार्ज, डीएनए रैप्ड अराउंड इट। पॉजिटिवली चार्ज है अपना डीएनए कि नेगेटिवली चार्ज है, अपना नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज अराउंड स्टोन के ऊपर घूम जाता है, फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, न्यूक्लियोसोम। क्या बोला मैंने, ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियस की बॉडी है, इसलिए क्या बोल दिया हमने, न्यूक्लियोसोम। टिपिकली न्यूक्लियोसोम कंटेंट 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। कितना बेस पेयर ऑफ डीएनए, 200 बेस पेयर। उसमें से कितना फेरे में जाएगा, 146, और बाहर निकलने वाला डीएनए कितना होगा, तो माइनस कर लेना, ठीक है। हेलिक्स, न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट रिपीटेटिवली यूनिट स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, क्रोमैटिन। अब ये क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जो कि अपने आप को कलर ले लेंगे। बॉडीड इन न्यूक्लियस, बीड ऑन स्ट्रिंग, मैंने क्या बताया, मोतियों की माला की तरह दिखेंगे। packed in form chromatin and that coiled and condensed metaphase of stage of cell of division। सेल डिवीजन के टाइम पे ये अपने आप को वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, कंडेंस कर लेंगे, और फ्रॉम अ क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो क्रोमैटिन है वो दो प्रकार के होते हैं, क्रोमैटिन भी दो प्रकार के, यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। क्या बोला मैंने कि क्रोमैटिन दो प्रकार के, यू क्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। ऐसा क्रोमैटिन जो बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है, कहते हैं पूरा डेंसली पैक्ड है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, हेटेरोक्रोमैटिन। और ऐसा जो ढीला ढाला आराम से है, उसे हमने क्या बोल दिया, यूक्रोमैटिन, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये रहा न्यूक्लियोसोम। वही चीज अच्छे से दिख रही है तुम्हें, क्या दिख रही है, देखो ये H1 प्रोटीन है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर H2A, H2B, H3, H4 इस साइड से दिख रहा होगा, और ऐसा उधर साइड भी एक प्रेजेंट होगा, ठीक है, चमक गया ना अपने को। और ये कितना, यहां से अगर मैं बोलूं फेरा टू फेरा कितना, तो 146 बेस पेयर की जरूरत पड़ती है, और बाहर में बचे कुछ 200 में से, ठीक है, ये ध्यान रहेगा अपने को। चलो क्या देखते हैं हम। अब पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हाई लेवल रिक्वायर एडिशनल प्रोटीन, जिसे बोलते हैं नॉन हिस्टो क्रोमोसोमल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टो क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, A1, A2, B, C, D, शायद 5 प्रकार के होते हैं, आई थिंक, हाँ 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। A1, A2, B, C, D, ठीक है। यूक्रोमैटिन, सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, उसे हमने क्या बोल दिया, यूक्रोमैटिन, वही चीज मैंने बताया। और डेंसली पैक्ड होगा तो हेटेरोक्रोमैटिन, और जो हेटेरोक्रोमैटिन प्रेजेंट होगा वो ज्यादा कलर लेगा क्योंकि वो डेंसली पैक्ड है ना, और वहां से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकल सकती है, तो ये डीएनए का इनएक्टिव पार्ट होगा। हेटेरोक्रोमैटिन इज द इनएक्टिव पार्ट ऑफ द डीएनए, ठीक है। और यूक्रोमैटिन क्या है, तो ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव क्रोमैटिन, ठीक है। और हेटेरोक्रोमैटिन इनएक्टिव होता है। इतना चमक गया क्या अपने को। तो अभी तक हमने क्या देखा भाई साहब, देख लिया कि क्या होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो शुगर क्या होता है, राइबो शुगर क्या होता है, पेंटोस शुगर क्या होता है, इतना चमक गया ना अपने को। फिर नाइट्रोजन बेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, सेंट्रल डॉगमा, डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब ध्यान रहेगा, है ना। किसने दिया था सेंट्रल डॉगमा, क्रिक ने दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल की खोज, इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल की खोज चल रही थी। मेंडल भी वहां कह रहा है कि कुछ तो भी मिला, कुछ तो भी मिला, है ना। फिर क्या बोलते हैं, थॉमस एंड मॉर्गन ने, एवरी मैकॉर्ड मैकार्टी ने, है ना, इन्होंने अलग से एक्सपेरिमेंट किए। फिर थॉमस एंड मॉर्गन ने किया, है ना। तो सब लोग जेनेटिक मटेरियल ढूंढ रहे थे कि भाई साहब मुझे जल्दी बताओ कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है। तो उसी में एक साइंटिस्ट था, फ्रेडिक ग्रिफिथ नाम का। क्या भाई साहब, इसकी कहानी मस्त है। फ्रेडिक ग्रिफिथ क्या करते थे, तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पकड़ा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रैंड पकड़े। एक स्ट्रैंड का नाम था S2 और एक स्ट्रैंड था R3, ठीक है। जो S2 स्ट्रैंड था वो क्या करता था, तो भाई ये डिसीज करेगा, ये डिसीज करेगा, इससे डिसीज होगा, ठीक है। पर R3 स्ट्रैंड से अगर इन्फेक्शन हो तो इससे डिसीज नहीं होता था, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पहले S2 को लिया, माउस में मार डाल दिया, माउस निपट गया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि S2 जो है वो प्रॉब्लम करता है, निमोनिया करता है, ठीक है। अब R3 को लिया, माउस के अंदर डाला, माउस को कुछ भी नहीं हुआ, माउस ने बोला टाटा बाय बाय, हम तो भाग गया भाई साहब माउस, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि S2 स्ट्रेन को लिया, उसको गर्म किया, उबाल दिया, इसका मतलब पूरा बैक्टीरिया मर चुका है वहां पे।
उसको उसने माउस के अंदर डाल दिया, माउस के अंदर डाल दिया। माउस को घंटा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बैक्टीरिया तो मर चुका था, वो फिर से भाग गया। अब इनके दिमाग में आया कि चलो खुरापाती करके देखता हूं। उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस सेकेंड को लिया और जिंदा आर थर्ड को लिया, ठीक है, और माउस के अंदर डाल दिया। तो माउस को भी पता था कि भाई मुझे तो कोई नहीं मार सकता, पर सरप्राइजिंगली माउस निपट गया। तो फेडी ग्रिफिथ ने सोचा कि हो सकता है कि यार माउस को हार्ट अटैक वार्ट अटैक आ गया होगा, डर गया होगा इसलिए मर गया। ध्यान से देखा ना तो उन्होंने सेलुलर लेवल पे उनको निमोनिया दिखा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वो भी आर एस सेकेंड वाला। उन्होंने बोला है ये कैसे जिंदा हो गया। तो यहां पर एक प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब कि इन्होंने क्या बोला कि ऐसा कोई तो चीज है जो एस सेकेंड के अंदर मरने के बाद भी प्रेजेंट थी, पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही थी, वो चीज आर थर्ड ने उठा ली। मतलब कि वो बहरूपिया बन गया और उसने अटैक कर दिया, ठीक है। पर इनको ये नहीं पता चला कि ऐसी क्या चीज उठाई थी, इन्हें ऐसा नहीं पता चला। आफ्टर सम टाइम तीन साइंटिस्ट, एवरी, मैककॉर्ड, मैककार्टी, क्या बोला मैंने, एवरी, मैककॉर्ड एंड मैककार्टी, ये तीन नाम के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बोला कि हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब कैसे करेंगे? तब तक क्या सोचा रहा था कि जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या डीएनए हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है। ये तीन ही तब तक समझ में आने लगे थे कि इन तीन में से कोई तो एक जो है वो डीएनए, वो जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। तो एवरी, मैककॉर्ड, मैककार्टी ने क्या किया, आरएनएस पकड़ा, प्रोटीएस पकड़ा, डीएनएस पकड़ा। आरएनएस क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, किसको डिस्ट्रॉय कर देता है, किसको, आरएनए को, आरएनए को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये भाई साहब डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं, नस्ते नाबूद कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या किया, आर सेकेंड आर थर्ड वाला बैक्टीरिया को पकड़ा और तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया आरएनएस, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया प्रोटीएस, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया डीएनएस, ठीक है। फिर उसके अंदर का जो मटेरियल मिला, मतलब कि टेस्ट ट्यूब नंबर 1 पे आरएनएस डाल दिया तो आरएनए उसका खत्म हो गया होगा, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए और प्रोटीन, उससे इंजेक्ट किया, माउस खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटीएस लिया, प्रोटीएस डाल दिया भाई साहब, ठीक है। प्रोटीएस डालने के बाद क्या हो गया, आरएनएस और डीएनएस अवेलेबल होंगे, है ना, आरएनए डीएनए अवेलेबल होंगे, उससे इंजेक्ट किया, निपट गया भाई साहब वो, ठीक है। फिर उसके बाद डीएनएस डाला तो आरएनए प्रोटीन प्रेजेंट होगा, इंजेक्ट किया तो नहीं मरा। तो हमें क्या समझ में आ गया कि डीएनए ही ऐसा है जो कि अपने इन्फो को ट्रांसफर कर रहा है। तो पहली बार एवॉइड, मैककॉर्ड और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट के बाद पहली बार ये समझ में आया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या समझ में आया हमको, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इसी को प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बताने के लिए हर्शे एंड चेज, क्योंकि यहाँ प्रोटीन और तीन चीज आ गई थी ना, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, तीन चीज आ गई थी। तो थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी चल रहा था, नहीं यार मेरा आरएनए, मेरा डीएनए, मेरा डीएनए, आरएनए, ऐसे चल रहा था कि दोनों में से जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है। तो इन्होंने इसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की तरह देखा, बैक्टीरियोफेग एक्सपेरिमेंट। अब बैक्टीरियोफेग जो है वो क्या है, वायरस है, ये वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। तो ये बैक्टीरियोफेग के अंदर ना ऐसे दिखता है, मस्त ऐसे दिखता है, ठीक है। इस बैक्टीरियोफेग में क्या होता है, तो सेंटर में होता है डीएनए और ये होता है प्रोटीन। मतलब यहाँ पर दो ही चीज है, डीएनए है और प्रोटीन है। और हमको पता है कि प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर होता है फॉस्फेट बॉन्ड, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया और उससे एक बैक्टीरियोफेग को लाइंड कर दिया, रेडियो एक्टिव कर दिया। दूसरा रेडियो एक्टिव फॉस्फेट लिया और उससे एक दूसरे तरीके के बैक्टीरियोफेग को लेबल कर दिया, ठीक है। मतलब कि दो तरीके के बैक्टीरियोफेग हो गए अपने पास, ये बैक्टीरियोफेग नंबर 1, ये रहा बैक्टीरियोफेग नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है, मतलब कि प्रोटीन वाला। यहाँ क्या प्रेजेंट है भाई साहब, यहाँ फॉस्फेट प्रेजेंट है, मतलब कि डीएनए वाला। इन दोनों से बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करवाया गया। तो देखा यह गया कि बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फेट देखने को मिला। हम बैक्टीरिया की रेडियो एक्टिविटी चेक की तो हमें क्या देखने मिला, उसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फेट देखने मिला। तो हमें यह पता चल गया कि भाई साहब डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। चमक गया क्या अपने को, है ना। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट अपने को ध्यान रखना है। पहला ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एवरी, मैककॉर्ड, मैककार्टी का, उन्होंने क्या किस तरीके से किया, ठीक है। और तीसरा क्या है भाई साहब, हर्सेन चेज ने इसका बैक्टीरियोफेग का इस्तेमाल लिया, ठीक है। इतना अपने को ध्यान रहेगा, ठीक है। बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर से सीखने वाली क्या चीज थी, बहुत सारी चीज थी, प्यूरिन, pyrimidine, डीऑक्सीराइबो, है ना। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, फॉस्फोइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर,
फिर उसके बाद क्या देखा हमने, तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैकॉर्ड मैककार्टी, हर्षचेज का एक्सपेरिमेंट, ये चीजें देखी हमने और हमको पता चल गया है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है एंड ट्रांसलेशन कैसे होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्या बचा हुआ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बच जाएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बच जाएगा, वो चीज हम थर्ड लेक्चर में देखेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 लेक्चर में ये चैप्टर रैप अप हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऐसी मेहनत करते रहो, बहुत मेहनत करने से हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और ये चीजें रिवाइज करते जाना, और ये ना हो कि पिछले हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लिया तो उसको छोड़ दिया, वो सपाट हो गया, ना 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 ना। और मैंने एक वीडियो डाली हुई है, कल डाली थी मैंने वो वीडियो, क्या हाउ टू बूस्ट योर मार्क्स इन मॉक्स, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसके उससे गो थ्रू जरूर करना है आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलो बाय।